हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बेशक लॉकडाउन कंटिन्यू है और आप लोग एंजॉय भरपूर कर रहे होंगे। पढ़ाई का नहीं, बेशक और चीज़ों का भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में माहौल पढ़ाई का बिल्कुल राजस्थान या इंडिया में अगर देखें तो 0% माहौल बन रखा है। देखिए, हर वीडियो की तरह हम मोटिवेशन करने की कोशिश आपको करते हैं कि प्लीज़ आप पढ़ाई को वेस्ट ना करें और इस टाइम का बिल्कुल सही उपयोग करें। एंजॉयमेंट कर सकते हैं आराम से, 24 घंटे आपके पास मिलते हैं तो आप बहुत चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन अपन फिर भी घर पे रखे या गांव में रखे या फिर कहीं पे भी रखे अपन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप वेस्ट टाइम को सही जगह यूज करें और अपने ऑनलाइन एजुकेशन जो हमने चालू किया है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और रेगुलर आप कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी प्लानिंग है कि टेलीग्राम पे सीट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। डेली के 2 या 3 क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चंस सेलेक्ट करके सेंड किया जाता है चैलेंजिंग रूप में क्वेश्चंस में। उन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे जो सीटें मैथ की, रीजनिंग की सीटें सेंड की जाती है, उन सारी सीटों को भी आप स्टडी कर सकते हैं, रेगुलर स्टडी के ले सकते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो वीडियो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन ऑफ डेज हम देते हैं आपको, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन मैं जो प्रोवाइड करता हूँ, वाकई में आप लोगों को वो क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्योंकि मैं ये बेसिक कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट ये समझता है कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा लेवल और नॉलेज रखता हूँ, उन स्टूडेंटों के लिए वो क्वेश्चंस बहुत सुपर क्वेश्चन है कि आपके सामने इन चीजों का नॉलेज शायद अभी तक ना हो पाया। बट देखिए, बड़े दुख की बात यह है, बहुत ही दुख की बात यह है कि जो क्वेश्चन ऑफ डेज टेलीग्राम पे सेंड किए जाते हैं, आज बेसिक आप देख सकते हैं इतना जबरदस्त मैथ का माहौल इंडिया पे है और बहुत अच्छे स्टूडेंट ये समझते हैं कि मैं मैथमेटिक्स फलाना टीचर से पढ़ रहा हूँ, उससे मैं बहुत बेहतरीन पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मात्र 2% या 3% से ज्यादा जवाब उन क्वेश्चंस का मिल नहीं पाता है। वो बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस को आप किसी एग्जाम से या किसी नोट से या किसी अदर ट्यूटर की पीडीएफ से मैच नहीं कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। तो आप सभी भाइयों का AR ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं बहुत अच्छी है। आप यूं ही हमारे साथ सहयोग करते रहेगा और एंजॉय करते रहेगा, और साथ साथ जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आपको आ पाती है उसके लिए आप कमेंट करके बताते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो टेलीग्राम पे स्टार्टिंग जब किया था, यानी 18 अप्रैल से जब स्टार्टिंग हुआ था अपना टेलीग्राम चैनल, तो तब से स्टार्टिंग करने के बाद मैंने लगभग 30 या 35 क्वेश्चन ऑफ डेज सीट मैंने क्वेश्चंस डाले हैं टेलीग्राम पे। उन क्वेश्चनों में से आज हम स्टार्टिंग के, यानी कि शुरुआत के 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन डिस्कशन करें। बहुत सारे स्पेशली स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इन क्वेश्चन का प्रॉब्लम्स अपन कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए देखिए आगे भी यही प्रोसेस रहेगा कि जितने भी वीडियो हम या जितने भी क्वेश्चंस हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन ऑफ डेज के रूप में सिंगल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं वीडियो की तरह आपको बता पाऊंगा। चलो तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, टेलीग्राम पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेंड किया था, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कौन सी एक संपूर्ण संख्या है। ऑप्शन में दिए हैं 7, 10, 36 और 28। काबिल तारीफ क्वेश्चन है। देखिए, आज तक एसएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछा है, बट कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी एक सम संख्या है, कौन सी एक विषम संख्या है, कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो उसी कड़ी में आने वाले एग्जाम्स में अपडेटिंग क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे हम एग्जाम देते हैं तो प्री एग्जाम की भी अगर आप बात करते हो तो प्री एग्जाम में 25 क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा आता है जिनके आंसर हम निकाल नहीं पाते हैं। तो जो 2-3 क्वेश्चन जिनके आंसर हम निकाल नहीं पाते हैं, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए कुछ अपडेटिंग क्वेश्चंस हम आपके सामने रखते हैं कि अभी तक क्या माहौल मैथमेटिक्स का चल रहा है और कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सके कौन से टाइम में, तो उनसे कौन से क्वेश्चंस आगे एग्जाम में नया क्रिएट हो सकता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या है। तो दोस्तों, संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर होती क्या है। तो बेसिक एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे देखेगा, इसके लिए हमने एक्सप्रेशंस रखा है कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या वो संख्या है जिसमें किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का जो योगफल होता है वो संख्या से अगर दुगना होता है। कोई भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल अगर संख्या से दुगना होता है तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल क्लियर कीजिएगा कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल अगर संख्या से दुगना होता है तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो बेसिकली आप ये समझते होंगे कि संपूर्ण संख्या गुणनखंडों का योगफल दुगना होना चाहिए। तो गुणनखंड आप समझते होंगे, गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी सभी संख्याएं, किसी संख्या के गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं
तो ऐसे सभी संख्या है जिनका उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है वो उस संख्या के गुणनखंड होता है। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं गुणनखंड के लिए। अगर गुणनखंड को मैं समझाना चाहूं, जैसे मान लीजिए मुझे अगर पता करना हो कि 12 के गुणनखंड क्या है, तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका 12 में भाग जाएगा वो 12 के गुणनखंड है। जैसे आप जानते हैं ऐसी सभी संख्याएं जिनमें जिनका 12 में भाग जाएगा वो संख्या 1, 2, 3, इसी प्रकार 4, 6 और 12। आप देख पा रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सारी की सारी संख्या ऐसी संख्या है जिनका 12 में पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो 12 के गुणनखंड है। अब संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसके गुणनखंडों का योगफल संख्या से दुगना होता है। तो जैसे अगर मैं इसको चेक करना चाहूं कि 12 एक संपूर्ण संख्या है या नहीं है, तो अगर इसके गुणनखंडों का मैं योगफल करूंगा तो आप एक बार देखिएगा 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। यानी कि इसके सभी गुणनखंडों का योगफल क्या हो रहा है 28 हो रहा है, लेकिन संख्या का डबल 12 गुणे 24 होना चाहिए था। इसका मतलब 12 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। तो इस बात से आप क्लियर समझ में आए होंगे कि अगर मुझे दिए गए ऑप्शन में से चेक करना हो कि कौन सी एक संपूर्ण संख्या है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि दी गई संख्या में से दिए गए ऑप्शन में जो संख्या है उनमें से किस संख्या के गुणनखंडों का योगफल संख्या से डबल होता है। जैसे मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चलूंगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए ऑप्शन में आप देखिएगा संख्या 7 है और 7 के गुणनखंड 1 और 7 होंगे। ऐसे संख्या है जिनका 7 में भाग जाएगा वो 1 और 7 होगा। तो 1 और 7 का अगर मैं योगफल करूंगा तो 8 होगा, लेकिन हमें वो चाहिए जिसके गुणनखंडों का योगफल संख्या का दुगुना होता है। तो बेसिक बात है कि 7 एक संपूर्ण संख्या नहीं होगा क्योंकि इसके गुणनखंडों का योगफल 7 का डबल नहीं है। तो अगला एग्जांपल बी ऑप्शन में लिखा है 10 और 10 के अगर मैं गुणनखंड निकालता हूं तो 1, 2, 5 और 10। 10 के गुणनखंड 1, 2, 5, 10 होगा। अगर इसके गुणनखंडों का मैं योगफल करूंगा तो 10 और 5 15, तो 17 और 1 18 हो रहा है जो संख्या का डबल नहीं है। इसका मतलब 10 भी एक संपूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा सी ऑप्शन 36। 36 के गुणनखंड अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद देखिएगा 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18 और उसके बाद खुद 36 हो गया। तो बेसिकली अगर आप सिंपल वे में अगर देखते हैं कि 36 यहीं पे अकेला 36 हो रहा है और यहाँ पे 18, 12, 9 और दिख रहा है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ जैसे सभी का अगर योगफल करूंगा तो ये 36 का डबल 72 से भी ज्यादा ही हो पाएगा। यानी कि मैं कैलकुलेशन को थोड़ा समझ सकता हूँ तो मैं योगफल नहीं करूंगा, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा फोर्थ ऑप्शन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन जो दे रखा है वो 28 है। अब हम 28 के सारे गुणनखंड अगर देखेंगे कि ऐसी सारी संख्याएं जिनमें जिनका 28 में भाग जाएगा, उन संख्याओं की अगर आप बात करते हैं तो 28 में भाग जाने वाली संख्या है 28 के गुणनखंड में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इसके बाद 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। तो ये सब 28 के क्या है गुणनखंड है। अब हम इसके सभी गुणनखंडों का जब योगफल करेंगे, यानी कि 28 के सभी गुणनखंडों का योगफल आप देखेगा तो 28 और 14 38 और 4 42 हो गया, 42 और 7 49, 49 और 4 53 और 2 55 और 1 56। तो 28 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल है वो क्या है 56 है और संख्या का मान 28 है। तो आप देख सकते हैं इस 28 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल है वो दी गई संख्या का दुगना है। और हमने यही बात पढ़ी है कि संपूर्ण संख्या वही संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या का दुगना होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखेंगे तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में 28 राइट आंसर हो पाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत नए नए पॉइंट हम इन क्वेश्चन ऑफ डेज के थ्रू आपको टेलीग्राम पे देंगे, उसके साथ साथ फिर वीडियो सॉल्यूशन में आपको इन चीजों को बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। तो देखिए वाकई में बात होती है कि बंदा जब गणित समझ लेता है या मैथमेटिक्स उसको पढ़ा दी जाती है, कहीं से वो कोर्स कर लेता है, तो उसके बाद वो प्रैक्टिस जब जारी करता है तो इधर उधर के सीटों में बहुत भटकता है। तो जब हम किसी बुक में अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो मैं बेसिकली मान सकता हूं कि बुक में 90% क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, बाकी 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमें नए मिल पाते हैं। तो इस टेलीग्राम और इस वीडियो के थ्रू वो 2 या 3% जो क्वेश्चन आप नए के चक्कर में या नए के उम्मीद के हिसाब से आप बुकों को निकालते हैं, वो क्वेश्चन आप यहां से निकाल पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन दूसरा जो है वो ये बोल रहा है कि 55 की पावर 99 के परिणाम के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने देखिएगा इस बात को पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। यानी कि 55 की पावर 99 का अगर मुझे इकाई अंक निकालना होता है तो वो 4 के लॉजिक से आप जानते हैं या फिर 0 1 5 6 में सेम रहता है। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंतिम 2 अंक क्या है।
तो देखिए वाकई में बात मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें से मात्र 5% या 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अंतिम 2 अंक निकालने का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में क्या है, अगर मुझे पता करना हो कि 55 की पावर 99 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो एक लॉजिक होता है, एक छोटा सा लॉजिक होता है किसी भी क्वेश्चन में अंतिम 2 अंक निकालने का, कि कोई भी संख्या में अगर हम 100 का भाग देते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी संख्या में 100 का अगर भाग दिया जाता है तो 100 का भाग देने पे जो शेषफल होता है वो शेषफल उस संख्या के अंतिम 2 अंक होता है। तो लॉजिक हमने बताया कि 100 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो भी उसके अंतिम 2 अंक होते हैं। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप 100 का भाग देते हैं, कोई भी संख्या में अगर आप 100 का भाग देते हैं, तो 100 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही उसके अंतिम 2 अंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, अगर इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आप 242 में 100 का भाग देंगे तो आप समझ पा रहे हैं इसका रिमाइंडर जो होगा वो 42 होगा और इसके अंतिम 2 अंक भी क्या होंगे, 42 होंगे। ऐसा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप 3645 में अगर आप 100 का भाग देंगे या 4647 ले लीजिएगा, 3647 में अगर आप 100 का भाग देंगे तो सबसे पहले 300 फिर 600, यानी कि इसका जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा वो 47 बचेगा और इसके अंतिम 2 अंक भी जो है वो 47 है। तो बेसिकली क्वेश्चंस में ये लॉजिक होता है, किसी भी क्वेश्चन के अंतिम 2 अंक अगर निकालने हैं तो आप उसमें हमेशा 100 का भाग दीजिएगा। 100 का भाग देने पे जो शेषफल आएगा वो शेषफल ही हमेशा उसके अंतिम 2 अंक होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे पता करना हो कि इस 55 की पावर 99 में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 100 का भाग देंगे, यानी 55 की पावर 99 में 100 का भाग देंगे और 100 का भाग देने पे हमें रिमाइंडर शेषफल निकालना है। दोस्तों ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 55 की पावर 99 में 100 का भाग देंगे तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 100 और ऊपर जो 55 है वो कटने वाली संख्या है। तो इसको फिलहाल मैं ऐसा लिख सकता हूं, जैसे 55 को हम 5 गुणा 11 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर 99 इंटू 11 की पावर 99 और नीचे जो 100 है उस 100 को हम 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए एक बार ध्यान से, अगर मैं 25 इंटू 4 लिखूंगा तो ये 25 जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इस 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर जो संख्या लिखी है उसमें 5 की पावर 99 है, यानी ऊपर जो संख्या लिखी है उसमें 5 वाला टुकड़ा 99 बार है, नीचे 2 बार है, तो ये कट जाएगा और अगर ये 2 बार यहाँ से कैंसिल होगा तो ऊपर यहाँ पे 97 बचेगा। दोस्तों यहाँ पे एक बार देखिएगा, हमने याद भी रखिएगा, हमने इसको किससे कैलकुलेट किया, 25 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5 की पावर 97 इंटू 11 की पावर 99 बटा 4 बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी। तो बेसिकली एक बार देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे, अगर आप इस 5 की पावर 97 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल 1 बचेगा और 1 की पावर 97 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार इस 4 का भाग अगर आप 11 में देंगे तो 4 3 12, शेषफल -1 बचेगा और -1 की पावर 99 जो होगा वो -1 होगा। तो 1 जब -1 से गुणा होगा तो -1 आएगा और 4 का भाग देने पर अगर -1 शेषफल आता है तो माइनस शेषफल आने पे हम इसमें भाजक जोड़ देते हैं और 4 अगर जोड़ेंगे तो आंसर 3 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन में ये पता किया है कि 4 का भाग देने पर 3 शेषफल आएगा, लेकिन हमें पता ये करना है कि 100 का भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो बेसिकली हमने इसको 25 से काटा था। तो हमेशा इन क्वेश्चनों में जब रिमाइंडर थ्योरम आप करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने अगर क्वेश्चन को 25 से काटकर आंसर निकाला है तो जो आंसर होगा उस आंसर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर होगा वो 75 होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये समझते हैं कि हमने मैथ का बेसिक नॉलेज समझ रखा है या मैथमेटिक्स हमें बहुत क्लियर है या 90% मैथ हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो रिमाइंडर थ्योरम के पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप बेसिक से कवर करेंगे तो आराम से कवर हो सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल यहाँ पे डिस्कशन कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डाला था तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका आंसर राइट बताया था 75। जब मैंने उनसे सॉल्यूशन पूछा इसका क्या सॉल्यूशन बन पाता है तो उन्होंने कुछ लॉजिक बताया कि 5 के ऊपर या 55 के ऊपर अगर सम पावर होती है तो ये आंसर आएगा, विषम पावर होती है तो ये आंसर होता है। तो क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, बेसिकली कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं
यानी कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो चलो जवाब दे लेता है, तो वो क्या करता है 55 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालता है। तो अगर जो स्टूडेंट ये कहता है कि 55 के ऊपर सम या विषम पावर है तो आंसर 25 से 75 आएगा, तो कल को क्वेश्चन में 55 की बजाय अगर 65 की पावर 99 जाए तो दिक्कत आ पाएगा। तो अगर आप एक यूनिवर्सल तरीका चाहते हैं कि बहुत ऑथेंटिक या फिर एक फिक्स टाइप का तरीका मुझे मिल जाए जिससे कि मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल पाऊं, तो वो फिक्स तरीका आपका ये हो पाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन में अगर अंतिम 2 अंक निकालना चाहते हैं तो हमेशा 100 का भाग दीजिए, और 100 का भाग देने पे जो शेषफल आएगा उस शेषफल हमेशा उसके अंतिम 2 अंक होंगे। यानी कि अगर 100 का भाग देने पे शेषफल 75 आ रहा है तो डेफिनेट है कि 55 के बाद 99 सोल्व करने पे जो आंसर आएगा उसके अंतिम 2 अंक भी 75 होंगे। ओके दोस्तों, इजीली कवर हो पाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री का एक रेगुलर क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ एसएससी के ओल्ड पेपर्स का बना हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल रूप में एक आकृति दी गई है जिसकी 2 जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली है क्वेश्चन रेगुलर है, आपने बिल्कुल इसको क्लियर किया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे ही पूछ रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं। अगर त्रिज्या परिधि के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है तो बेसिकली पहले जीवाओं के नाम दे लेते हैं कि मान लीजिए ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है जो एक दूसरे को ई बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और ये जो ई बिंदु है वो 90 डिग्री पे है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो केंद्र डिसाइड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, और अगर ये वृत्त का केंद्र O है तो O से B मिला दीजिए, O से C मिला दीजिए। हम O से B मिला लेते हैं, तो मान लीजिए OB जो है वो वृत्त की त्रिज्या हो गई, और इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनेगा OP 90 डिग्री का। देखिए दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन में रेगुलर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व हो पाएगा। वृत्त के केंद्र O से AB जीवा पे एक शीर्ष लंब OP डालेंगे, इसी प्रकार वृत्त के केंद्र O से एक CD जीवा पे एक शीर्ष लंब OQ डालेंगे, ये भी 90 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल 3 90 डिग्री के एंगल होंगे, तो ये 90 90 यानी चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये OQEP या तो एक आयत होगा या एक वर्ग होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है कि AB जीवा और जो CD जीवा है वो केंद्र CD जो जीवा है वो बिंदु E पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो बेसिकली एक छोटा सा थ्योरम हमने पढ़ा होगा कि एक वृत्त की 2 जीवाएं अगर वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दोनों जीवाओं के भागों का गुणनफल बराबर होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि AE मल्टीप्लाई BE इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाई DE। तो यहां पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जैसे AE का मान 2 दे रखा है, इसी प्रकार यहाँ पे CD का जो मान है, ED का जो मान है, जैसे ये 3 वाला जो मान है वो यहाँ पे हो जाएगा, 2 वाला मान यहाँ पे होगा। तो ये जो 2 है वो AE का माप है और ED का जो माप है वो 3 है। तो बचा कौन सा, CE का माप बच गया। तो CE का माप यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो AE का माप 2 होगा, BE का माप यहाँ पे 6 होगा, CE का माप हमें कैलकुलेट करना है और DE का माप 3 होगा। तो 3 दूनी 6, तो CE की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि CD जो टोटल जीवा होगी वो 60 होगी। नेक्स्ट स्टेप जो इस क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा कि हमने थ्योरम में पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे अगर आप एक शीर्ष लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 समान भागों में डिवाइड करेगा। तो दोस्तों ध्यान से एक बार देखिएगा, हमें बात पता है कि AB जो पूरी जीवा है वो 6 और 2 8 के बराबर है। तो अगर हमने O से OP एक शीर्ष लंब डाला है तो ये OP शीर्ष लंब AB को 2 समान भागों में डिवाइड करेगा। पूरा AB का जो माप है वो 8 है, तो AP और PB बराबर होगा और 4 4 में होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो 4 होगा। तो दोस्तों ये जो OPB एक समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज में मुझे कर्ण का वैल्यू कैलकुलेट करना है और एक भुजा मुझे 4 मिल चुकी है, मुझे OP का मान कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो OP है वो बराबर होगा किसके, OE के। अब हमें OE का अगर मान कैलकुलेट करना है तो बेसिकली जैसे थ्योरम था वैसे अपन कहेंगे कि O ने इस OQ CD पे लंब है, तो ये CD को 2 समान भागों में डिवाइड करेगा। तो CD का जो टोटल मान है वो कितना है, 7 है। अगर CD का टोटल मान 7 है और यहां से यहां तक पूरा कितना है, 4 है, यानी कि ये टोटल जो यहाँ पे कैलकुलेशन बना है वो 4 का बना, और CD जो होगा वो 7 का आधा होगा, यानी कि यानी ये जो CQ जो होगा, CQ जो होगा वो 7 का आधा यानी कि 3.5 होगा। तो ये 3.5 हो जाएगा। अब अगर ये 3.5 होगा तो ये जो वैल्यू यहाँ पे OQE की वैल्यू बच गई है, QE जो होगा वो देख पा रहे हैं पूरा 4 था, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो बचा कितना,
हाफ बचा, यानी कि 1/2 बचा। तो आप बताइएगा QE अगर 1/2 है तो ये जो OP होगा वो भी कितना होगा, 1/2 होगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे OPB एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अनुसार एक पाइथागोरस का हम यूज कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPB में आप ये कहेंगे कि r² जो होगा वो बराबर होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 16 4 64 और 1 65 हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू होगा वो 65/4 का अंडर रूट होगा और 65/4 का अंडर रूट करेंगे तो 65√65/2 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक लाजवाब क्वेश्चन है, यानी कि बहुत मुश्किल से इस क्वेश्चन का जवाब किसी के पास हो नहीं पाया और जब टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड किया गया था तो काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, लेकिन जब भी मैंने उन लोगों से क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा कि सॉल्यूशन क्या है तो उन्होंने केवल वैल्यू अज्यूम किया था कि हमने सोच लिया कि मान लीजिए सर ABC इतना 1 4 6 होगा तो ये 15 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, बट इसका ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं मिलता है। तो उसके बाद देखिए टेलीग्राम पे मैंने एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन और भेजा था, ये सेंड किया था मैंने, लेकिन उस क्वेश्चन में वैल्यू जो थी वो थोड़ी सी टिपिकल थी और एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं था जिसने इस क्वेश्चन का जवाब दिया हो। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, क्या इस बात को समझेगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स आइडेंटिटी है क्वेश्चन में और वो आइडेंटिटी एक फॉर्मूले के रूप में आइडेंटिटी है। तो देखिए इसी टाइप के नए नए क्वेश्चन एग्जाम में बन पाते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है, A + B + C कोष्टक AB + BC + CA माइनस ABC बराबर होगा कोष्टक A + B कोष्टक B + C और कोष्टक C + A। दोस्तों याद रखिएगा इस टाइप के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम्स में थोड़ा अपडेट होगी, क्वेश्चन अगर बन पाए तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है कि A + B + C कोष्टक AB + BC + CA माइनस ABC बराबर A + B कोष्टक B + C कोष्टक C + A होगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे वैल्यू दिया, बस अगर आइडेंटिटी मुझे पता है तो बेसिकली मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। तो हम वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू। तो सबसे पहले देखिएगा A + B + C की वैल्यू कितनी है, 15 है। AB + BC + CA की वैल्यू कितनी है, 74 है। उसके बाद माइनस ABC की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है और बराबर में AB BC CA की जो वैल्यू है वो 990 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो बेसिकली 15 का डबल 30 कर लेते हैं और इसका आधा 37 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 21 3 3 9 और 2 1110 होगा। अब अगर मुझे ABC का मान यहां से कैलकुलेट करना है तो सिंपल है कि 1110 में से 990 लेस करना पड़ेगा और 1110 में 990 का लेस करेंगे, यानी 1000 ही लेस कर दें तो 110 बचेगा, लेकिन 10 ज्यादा लेस करना है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 120 होगा। तो बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम पिछला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे 2 क्वेश्चन सेंड किए गए थे। तो आप वैल्यू अज्यूम करके सारे मैथ के या अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को खुद एक बार सोल्व कीजिएगा, आंसर बन पाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन सेंड मतलब सॉल्यूशन करवा दिया गया है। जैसे हमने नंबर सिस्टम के 10 क्लासेस सेंड किए तो 10 क्लासेस में आप उन क्लासेस में इस पॉइंट को देख सकते हैं। फिर भी एक बार देखिए, हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। बार वाले संबंधित क्वेश्चंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि 2 अंक 0.ab का बार प्लस 0.ba का बार बराबर 2.3 है। तो यहीं से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। देखिए 0.ab है तो आप इसको लिखेंगे ab/100 प्लस ba/100 सॉरी 99, ab/99 प्लस ba/99 बराबर 2/3। देखिए ab जो है वो एक 2 अंक की संख्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan a प्लस b और इस ba को मैं लिख सकता हूं tan b प्लस a। एलसीएम जो आएगा वो 99 आएगा और ऊपर सेम रहेगा, लेकिन tan a प्लस b प्लस होगा किसमें, tan b प्लस a में। तो tan a जो होगा वो a में जुड़ेगा तो 11a हो जाएगा और b जो होगा वो tan b में जुड़ेगा तो 11b हो जाएगा और 11 कॉमन आ जाएगा। तो 11 कोष्टक a प्लस b बराबर 2/3 और 11 नाम 99 हो गया, 3 3 9 और a प्लस b का जो वैल्यू होगा वो 3 2 6 आंसर हो जाएगा। ओके तो बेसिकली बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंटों ने नंबर सिस्टम के रेगुलर वीडियो देखे हैं वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको 3 वर्त दिए गए हैं। एक बड़ा वर्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एक दूसरा वर्त है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है
और उसके बाद एक छोटा सा वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या r है और आपसे इस क्वेश्चन में r की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या प्रोसेस आपका रहेगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये इसका केंद्र हो गया और इसकी त्रिज्या r है, ये इस वृत्त का केंद्र हो गया। तो सबसे पहले जो डायग्राम बनेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज यहां से हम क्रिएट करेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज। अब इस पॉइंट पे अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, यानी यहां पे अगर मैं मिला दूंगा तो ये टोटल जो होगा वो 4 होगा। एक त्रिभुज हमने बनाया जिसका नाम हम दे लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी, एक त्रिभुज हमने बनाया। दोस्तों इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है, तो ये r होगा, तो ये r होगा और टोटल कितना होगा 4 होगा, क्योंकि ये O से यहां तक की जो दूरी है वो भी एक त्रिज्या होगी। इसका मतलब ये जो होगा यहाँ पे 4 - r होगा। ऐसा देखिएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो टोटल मिला के क्या होगा 6 बन पाएगा। ओके, चलो तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक की दूरी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें ये वाली इस छोटे वृत्त की त्रिज्या r होगी और इसमें यहां से यहां तक की जो दूरी की 4 होगी, मतलब सॉरी ये 4 + r होगा। और यहाँ पे यहां से यहां तक का जो कैलकुलेशन रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से BC कैलकुलेट करेंगे। तो BC का मान अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो BC के लिए आप देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो BC का मान कैलकुलेट करने के लिए आप पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो 4 + r का होल स्क्वायर माइनस होगा 4 - r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बन पा रहा है, यानी BC का स्क्वायर बराबर होगा, तो बेसिकली 4ab बनेगा। तो 4a और b जिसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट अगर आप करेंगे तो BC की जो वैल्यू होगी वो 4√r आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 4√r हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड स्टेप जो रहेगा क्वेश्चन में, तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि हमें फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यानी एक बार देखिएगा यहां से लेकर यहां तक एक समकोण त्रिभुज यहां पे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा जो समकोण त्रिभुज बनेगा जिसको हम PQR नाम ले लेते हैं, PQC हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज जो बना है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज में अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा ये टोटल फिर से क्या होगा 2 होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी की बात करें तो ये r होगा और ये जो टोटल होगा वो 2 होगा। इसका मतलब ये 2 - r होगा। अब यहाँ पे अगर 2 - r है तो ये 2 होगा और ये r होगा, तो ये 2 + r होगा। और अगर 2 + r बनेगा तो यहां से हम BC के साथ साथ CQ निकाल लेते हैं। अब अगला स्टेप जो आपका रहेगा CQ का रहेगा। तो सेकंड अगर आप CQ का स्क्वायर निकालेंगे तो CQ का स्क्वायर के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, यानी 2 + r का होल स्क्वायर माइनस 2 - r का होल स्क्वायर और CQ बराबर फिर से 4ab बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4ab जिसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2√2r यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा। ओके, तो बेसिकली ये जो कैलकुलेट रहेगा वो 2√2r रहेगा। अब यहां इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो यहां से यहां तक की दूरी बनेगी वो इसके लिए ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की टोटल जो दूरी है, यानी BQ का जो वैल्यू होगा वो BQ के वैल्यू के लिए ये और ये दोनों ऐड अगर होंगे तो बेसिकली 4√r + 2√2r यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा। ओके, तो देखिएगा अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा क्वेश्चन में, लास्ट स्टेप जो रहेगा वो क्या है। अब लास्ट जो फाइनली त्रिभुज यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज और कैलकुलेट होगा और ये वाला समकोण त्रिभुज रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसको AP और D नाम दे देते हैं। तो APD जो समकोण त्रिभुज बना है उस APD में एक तो ये देखिएगा ये जो AP है, ये AP यहां से यहां तक तो 4 होगा और यहां से यहां तक 2 हो जाएगा, तो ये टोटल 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो PD आपको दिख रहा है, ये PD ऑलरेडी 2 दे रखे हैं इसके छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। अब ये जो AD है ये इक्वल होगा किसके, BQ के, और BQ का मान हमने निकाला है 4√r + 2√2r। अब ये जो है इक्वल अगर होगा तो यहां से देखिए इसमें कॉमन में
अंडर रूट आर ले लेता हूं, अंडर रूट अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 बचेगा। तो बेसिकली आप समझ पाएंगे कि नेक्स्ट फाइनल स्टेप जो क्वेश्चन का रहेगा वो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का रहेगा। तो यहां से एक बार देखिएगा, मैं पाइथागोरस लगाता हूं इस क्वेश्चन में, तो फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि अंडर रूट आर 4 प्लस 2 अंडर रूट आर का स्क्वायर करेंगे तो आर, और 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा बराबर 36 होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 2ab अगर करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अंडर रूट 2 होगा। उसके बाद देखिएगा प्लस का 4 बराबर 36 होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा 16 और 8 24 होगा। सबसे पहले 4 यहां से इसमें लेस होगा, अगर मैं 4 को लेस करूंगा तो 32 हो जाएगा, और इधर से हम यहाँ पे 16 और 8 24 बनेगा, और 24 प्लस 16 अंडर रूट 2 है तो यहाँ से 8 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 8 आर बराबर 8 की 24 प्लस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 32। 8 से अगर डिवाइडेशन करेंगे तो 4 आएगा। अब r का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो r का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 4 अपॉन में 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 होगा, और जिसके लिए आप देखिएगा अगर आप परमेकरण करेंगे तो बेसिकली 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 होगा, और नीचे 1 बच जाएगा, और यही फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा सा टिपिकल लेवल का आप क्वेश्चन कह सकते हैं सीजन मैथ्स एग्जाम के प्रोसेस के लिए, बट देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट लॉजिक मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, यानी कि इस फिगर को आप दिमाग में काउंटिंग कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं दिमाग में इस डायग्राम को रख सकता हूँ। इस टाइप के डायग्राम के क्वेश्चन में अगर आप एक लॉजिकली तरीका यूज करना चाहें तो आप ये तरीका, ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं कि 1 बटा अंडर रूट आर बराबर 1 बटा अंडर रूट r1 प्लस 1 बटा अंडर रूट r2। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि ये जो स्मॉल r है वो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है, और r1 r2 जो वैल्यू दे रखी है बड़े वाले दोनों वर्तों की त्रिज्या है। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे। जैसे 1 बटा अंडर रूट r बराबर 1 बटा r1 का वैल्यू मान लीजिए 6 हो गया, और प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे सोल्व कर पाएंगे तो आंसर इसका मैच हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को रिवीजन करके, रिवाइज करके एक बार फिर से आप देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन एक दो बार देखने के बाद आपको समझ आ पाएगा, नहीं आप शॉर्ट लॉजिक यूज कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, आंसर मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अलजेब्रा का बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था, यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट करके क्वेश्चन को बनाया गया कि यदि 9x प्लस 1 बटा 2x बराबर 4 हो तो 648 x क्यूब प्लस 1 अपॉन 9x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक तो 648 और 9 है, ये किसी के क्यूब नहीं होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा माइंड अगर आप यूज करेंगे तो क्या प्रोसेस बनेगा कि ये जो 648 x क्यूब प्लस 1 अपॉन 9x क्यूब है, इसमें से सबसे पहले हम 3 कॉमन लेंगे। अगर यहां से मैं 3, इस बार एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था, 2019 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कॉमन लेके क्वेश्चन बनने वाला। तो सबसे पहले हम यहां से 3 कॉमन लेंगे। अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18 x क्यूब होगा, प्लस यहां से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो 27 x क्यूब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 216 6 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, मतलब एक बन पा रहा है 6x और 3x का एक क्यूब का लॉजिक बन पा रहा है। अब जब हम इस क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है उसको अगर हम देखते हैं कि 9x प्लस 1 बटा 2x बराबर क्या है 4 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट भी समझ में आ रही है, यानी एक मिसप्रिंट का एक बेसिक मिक्स और हो गया कि यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 216 है, मतलब ये 6 होना चाहिए। तो 9x को 6x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 9 यानी 6 बटा 9, 6 बटा 9 का मतलब 2 बटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप दोनों तरफ 2 बटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इधर भी मैं 2 बटा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी मैं 2 बटा 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये 6x होगा, और यहाँ पे 1 बटा 3x होगा, और बराबर में 8 बटा 3 होगा। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि 6x प्लस 1 बटा 3x बराबर 8 बटा 3 है, और यहाँ 216 x क्यूब प्लस 1 बटा 27 x क्यूब है। तो यहाँ पे आप क्यूब का लॉजिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्यूब का लॉजिक अगर लगाएंगे तो सबसे पहले 8 बटा 3 का क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब 512 और 3 का क्यूब 27 होगा। उसके बाद देखिएगा प्लस है तो -3 ab इंटू संख्या, तो 3 ab का मतलब है 6x होगा,
और b का मतलब है 1/3x होगा इंटू संख्या 8/3 होगा। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखिएगा 3x से 6x अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 कटेगा, बाकी 2 बचेगा, यानी 512/27 माइनस 8 दूनी 16। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 16 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 में से लेस होगा, एलसीएम 27 आएगा। चलिए एलसीएम यहाँ पे जो बनेगा वो 27 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 512 सेम रहेगा, यहाँ पे 16 और 27 मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 42, 4 बचेगा, 7 एकम 7, 6 दूनी 12 और 7 19, 19 और 4 23, 2 बचेगा, 2 एकम 2 और 2 4, 432 होगा। तो सबसे पहले 0, उसके बाद देखिए 11 में से अगर 3 घटेगा तो बेसिकली यहाँ पे 9 8 बचेगा, और उसके बाद 80/27 होगा। तो ये जो 80/27 यहाँ पे बचेगा, ये 80/27 216x³ प्लस 1/27x³ का मान है। जब आप इसमें मान रखेंगे, यहाँ पे अगर आप इसका मान रखेंगे तो बाहर 3 भी होगा, यानी कि 3 80/27 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 9 27, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 80/9 बन पाएगा। 80/9। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में क्या देख रहे हैं। बेसिकली देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो पा रहा है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 512 432, 6 से 42, 2 4, 7 एकम 7, 6 दूनी 12 और 7 19, 19 और 4 23, और 2 एकम 2 और 2 4, सही 80/9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में जो है वो क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बाद 216 और 27 क्यों बन पा रहा है, उसके बाद यहाँ पे मिसप्रिंट का ऑप्शन होगा। तो ज्यादातर हो सकता है एग्जाम में अभी तक मिसप्रिंट का डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर कॉमन का क्वेश्चन हो। हमने 2 क्वेश्चनों को मिक्स करके एक अपडेट क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन को आप शामिल कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है कि 3 की पावर 2003 बटा 12 की पावर 2003 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि 3 की पावर 2003 अपॉन 12 की पावर 2003। आप समझ रहे हैं 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 4 होगा, तो 12 को मैं 3 गुना 4 कह सकता हूं, और 3 की पावर 2003 और 2 की पावर भी 2003 आएगा, जिससे ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, यहां पे बचा है 1/4 की पावर 2003। दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर 1/2003 एक के बटा में 4 की पावर 2003 बना है, तो यहां पे याद रखेगा इस बट्टे वाले टाइप की संख्याओं को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो देखिए 4 की पावर 2003 को हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। तो इसको अगर हम 2 का स्क्वायर कहेंगे तो यहाँ पे बन पाएगा 2 का स्क्वायर, और ऊपर 2003 पावर है, इसका मतलब ये 1/4 की पावर 4006 होगा। ओके सॉरी 2 की पावर 4006 होगा, 2 की पावर 4006। अब यहाँ पे जो स्टेप रहेगा आपका क्वेश्चनों में कि 1 के बटा में 2 की पावर 4006 आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है कि इस क्वेश्चन को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4006 से। अब ऊपर नीचे अगर मैं 5 की पावर 4006 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो क्या आएगा 5 की पावर 4006 बनेगा, और बटे के नीचे ये 5 और 2 गुना होके 10 की पावर 4006 बनेगा। ओके दोस्तों ध्यान से समझेगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ये स्टेप हमेशा यूज करेगा, क्योंकि हम नीचे हमेशा 10 की पावर बनाएंगे, यानी कि 10 की पावर से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। अब बेसिकली क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ऊपर आप देख पा रहे हैं कि 5 की पावर 4006 है, तो आप ये बात जानते हैं कि 5 के ऊपर कोई भी पावर है, यानी ऊपर वाले पद 5 की पावर 4000 को सोल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब आप एक छोटी सी बात समझेगा कि अगर मैंने बोला कि 24/10 है, तो आंसर क्या होगा, 2.4 होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक तो फिर भी 4 रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे 24 में 10 का भाग देने पे 2.4 आएगा, और 2.4 का इकाई अंक 4 होगा। तो हम एक बात समझते हैं कि 5 की पावर 4000 को सोल्व करने पे, ऊपर वाले पद को सोल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 5 होगा। नीचे तो 10 की कुछ पावर है, 10 की कुछ पावर वाली संख्या का अगर भाग देते हैं तो कभी भी संख्या के मानों में चेंज नहीं होता है, बल्कि उसमें 2 अंक 3 अंक बाद या 4 अंक बाद या 10 अंक बाद दशमलव लगेगा।
तो 5 की पावर 4000 सोल्व करने पे जो भी आंसर आएगा उस आंसर में 4006 अंकों बाद केवल दशमलव लगेगा। आप बताएं ऊपर वाले पद में अगर आप 10 की पावर 4006 का भाग देंगे और 4006 अंकों बाद अगर एक दशमलव लगेगा तो संख्या जो आएगी उसका इकाई अंक तो फिर भी क्या होगा 5 ही रहेगा। तो बेसिकली 5 की पावर 4006 का इकाई अंक अगर 5 है और नीचे 10 की कोई पावर का अगर भाग देंगे तो ये 10 की कुछ पावर तो केवल दशमलव लगाएगा, यानी इस इकाई अंक 5 को चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 5 होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अलजेब्रा का एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x की पावर 13/4 13.4। क्वेश्चन ये है कि x की पावर 13.4 प्लस 1/x की पावर 13.4 बराबर √5 हो तो आप बताएगा x की पावर 134 प्लस 1/x की पावर 134 का मान क्या होगा। जैसे हमने बताया कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आप मान सकते हैं, आपका माइंड बिल्कुल यूज करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले देखिएगा ये जो x की पावर 134 है, इस 134 को मैं ऐसे कह सकता हूं कि x की पावर 13.4 मल्टीप्लाई बाय किससे 10 से, क्योंकि अगर आप 13.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 134 बनेगा। और उसके बाद देखिएगा 1/, यहां पे भी x की पावर 13.4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सपोज करें दोस्तों, अगर मैं ये मान लूं कि मान लीजिए x की पावर 13.4 है वो क्या है k है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन पाएगा अगर x की पावर 13.4 को हम k मान लेते हैं तो क्वेश्चन बन पाएगा कि k + 1/k बराबर √5 हो तो बताएगा k की पावर 10 + 1/k की पावर 10 का वैल्यू क्या होगा। चलिए, ये पहला स्टेप था इस क्वेश्चन का कि सबसे पहले इस 13.134 को हम 13.4 मल्टीप्लाई बाय 10 कह सकते हैं और इस x की पावर 13.4 को अगर हम k मानते हैं तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन पाता है कि k + 1/k बराबर अगर √5 हो तो 10 पावर का आंसर क्या होगा। दोस्तों 10 पावर का आंसर निकालने का इजी तरीका मैं कह सकता हूं कि आप पहले क्या निकाल लीजिएगा, 5 पावर निकाल लीजिएगा। अगर मैं 5 पावर कैलकुलेट करता हूं तो तरीका पता होगा। इसके लिए हम 3 पावर और 2 पावर वाले पद को मल्टीप्लाई करके संख्या को लेस करते हैं। तो सबसे पहले आप k³ + 1/k³ मल्टीप्लाई होगा k² + 1/k² और उसके बाद संख्या को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो क्यूब का आंसर अगर मैं निकालूंगा तो उसके लिए क्यूब का लॉजिक लागू करूंगा। जैसे 105 का क्यूब 5 होगा और 5 में 3 गुना संख्या यानी 3 का लेस होगा तो ये 2 बचेगा। ओके दोस्तों, अगर 2 पावर का आंसर आप निकालेंगे तो स्क्वायर का लॉजिक लगाएंगे, उसके लिए 105 का स्क्वायर 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और उसके बाद संख्या √5 लेस करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 लेस हो जाएगा तो 5 √5 बच पाएगा। अब ये जो 5 √5 आया है वो 5 घात का मान आया, अब 10 घात का मान अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपल डबल पावर करने के लिए स्क्वायर का लॉजिक लगाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अब अगर एक फिगर बन पाए कि अगर k की पावर 5 + 1/k की पावर 5 बराबर 5 √5 हो तो 10 पावर का आंसर निकालने के लिए आप स्क्वायर का लॉजिक कर सकते हैं, यानी 5 √5 का स्क्वायर करके आप 2 लेस कर दीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, 5 में 25, 125 में से 2 लेस होगा तो 123 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, तो बेसिकली देखिएगा क्वेश्चंस और लॉजिक सारे वही होता है, बस थोड़ा सा अपडेट करके क्वेश्चंस को अपग्रेड कर दिया जाता है जिससे हम क्वेश्चन में थोड़ा माइंड यूज कर पाएंगे तो सॉल्यूशन बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्या बात इस क्वेश्चन की देखिए, बात अगर देखी जाए तो क्वेश्चन काफी लोगों ने देखा लेकिन क्वेश्चन को समझ नहीं पाया कि सर क्या क्वेश्चन है। देखिए मैं कह सकता हूं फिर से वही बात कि एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ये सोच पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 1100 से लेके 1200, फिर 1900 से लेके 2000, 2400 से लेके 2500, फिर 3100 से लेके 3200 और 5200 से लेके 5300 इन सभी का योगफल कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आप बेसिक सोल्व करेंगे तो काफी मेहनत लगेगी लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक छोटा सा लॉजिक है और वो लॉजिक क्या है इस बात को समझेगा। देखिए दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक का अगर आप योगफल करेंगे तो योगफल जो आता है वो 50-50 आता है। समझेगा ध्यान से, 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो 50-50 आता है और इसको जोड़ने के लिए आप n+1/2 का यूज कर सकते हैं और उसके लिए आप देखिएगा 100 × 101/2 और भाग दिया 50 और 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50-50 आएगा। अब एक लॉजिक समझिएगा, अगर 1 से लेकर 100 तक का योगफल 50-50 होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 101 से लेकर
200 तक का योगफल क्या होगा, तो ध्यान से इस बात को समझेगा। अगर आप बेसिक्स भी करोगे तो निकल के आएगा। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक का योगफल अगर 50-50 होता है तो 101 से 200 तक का योगफल में वही 50-50 तो आएगा, लेकिन अगर 101 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे 1 लग जाएगा। अगर इसी प्रकार आपसे इस क्वेश्चन में 201 से 300 तक का योगफल अगर पूछेगा तो वही 50-50 आएगा, 201 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे 2 लग जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट लॉजिक है जिससे आप क्वेश्चंस की मेमोरी बना सकते हैं इस पॉइंट के आधार पे। तो अगर आप इस तरह से कहीं तक भी चलते जाएंगे, यानी छोटा सा पॉइंट में याद रखूंगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल 50-50 होता है। उसके बाद एक फिक्स कैटेगरी में 101 से 200 है, 201 से 300 है, 301 से 400 है, 401 से 500। जैसे आप डायरेक्ट जाएंगे कि 601 से 700 तक का योगफल क्या होगा, 601 से 700 तक का अगर योगफल निकालेंगे तो 6-50-50 होगा। मैं समझ सकता हूं इस बात को कि ये जो पॉइंट है वो फिक्स क्वेश्चन का है, बट ये क्वेश्चन भी हमने फिक्स की पॉइंट पे रखा है। अगर आप 601 से 700 तक का योगफल निकालेंगे तो वही 50-50 के आगे मात्र 6 लगेगा। बहुत मैजिकली चीज है, मतलब अगर आप एक बार बेसिक्स कैलकुलेट करके देखेगा आपको सरप्राइज महसूस होगा कि ये आंसर बन पा रहा है। अब ये चीज कभी एंड नहीं हो पाई, कंटिन्यू आप कहीं पे भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं कहना चाहूं कि 1201 से लेकर अगर मैं 1300 तक का योगफल भी निकालूंगा तो वही 50 के आगे 12 लग जाएगा। ये एक बेसिक्स पॉइंट बन पा रहा है। मतलब अगर मैं छोटी सी बात याद रखता हूं कि 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक का योगफल 50-50 होता है, तो 1 से 200 तक का योगफल के लिए उससे 50-50 के आगे 1 लग जाएगा। 2 से 1 से 300 में 2 50-50, 3 से 1 से 400 में 3 50-50, 12 से 1 से 1300 में 12 50-50 होगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो बहुत आसानी से मैं सोल्व कर पाऊंगा। देखिएगा कितना इजी सिंपल प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1101 से 1200 तक का योगफल। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1101 से 1200 तक का योगफल 1150-50 होगा। ऐसा फिर आगे देखिएगा क्या, 1900 से लेकर 2000 तक का योगफल आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1950-50 होगा। ऐसा फिर आप कहेंगे 2400 से लेकर 2500 तक का योगफल डायरेक्ट कहेंगे 2450-50 होगा। उसके बाद देखिएगा 3100 से लेकर 3200 तक, 3101 से लेकर 3200 तक का योगफल अगर आप निकालेंगे तो फिर आप डायरेक्ट कहेंगे 3150-50 होगा। एंड लास्ट 5201 से लेकर 5300 तक का योगफल जो होगा वो 5250-50 होगा। ओके दोस्तों, पांचों सीरीज का हमने अलग अलग योग निकाल लिया। अब आप इनको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 0, फिर 25, 2, 25, 2। उसके बाद देखिएगा 9 और 1 10 और 4 14, 15 और 2 17 और 1 18, हासिल 1 होगा। उसके बाद 5 और 3 8 2 10 12 और 1 13। तो 138, 52, 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। इनमें से कोई नहीं आप क्वेश्चन में कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, रिवर्स क्वेश्चन है। यानी कि आपको 4 घात का मान दे रखे 270 और आपसे पूछ रहा है कि 6x - 15/4 के स्क्वायर का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए क्या पॉइंट रहेगा, जैसे कि हमें बेसिक नॉलेज होगा इस बात का कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको 4 पावर का मान देता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 194 अगर आपको दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाता है कि यार x + 1/x का आंसर क्या होगा। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे 4 घात का मान तब आता है जब 2 बार स्क्वायर करते हैं, तो हमें 2 बार रिवर्स आना है। अब 2 बार रिवर्स में फिक्स होता है कि आप पहली बार इसमें 2 ऐड करके वर्गमूल कर दीजिएगा तो 104 में 14। उसके बाद देखिएगा x + 1/x, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैं इसका पूरा डिटेल ही समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि डिटेल एक बेसिक पॉइंट से होगा। मैं सॉल्यूशन बता देता हूं क्वेश्चन का। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है कि 256x की पावर 4, और आप समझते हैं कि 256 जो होता है वो किसकी पावर 4 होता है, यानी कि 4 की पावर 4 होता है, और 1/x की पावर 4 बराबर 257 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, जैसे 256 4 की पावर 4 है तो 4 की पावर यानी 2 पावर निकालेंगे तो 16x² + 1/x² का मान निकालेंगे। तो देखिए x² 16x² का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 257 में ऐड करेंगे क्या 2ab। तो 2ab का मतलब है कि 2 × a कितना है 16x² और b कितना है 1/x², और इसका क्या करेंगे अंडररूट करेंगे। ओके, तो बेसिकली जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, 16 दूनी 32, और 32 इसमें अगर ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना बन पाएगा अंडररूट 7 और 2 9,
5 3 8 और 289 जो किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो यहाँ पे 17 बनेगा। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि 16x² प्लस 1/x² बराबर 17 होगा। अब अगेन क्या करेंगे, हम यहाँ से 4x² प्लस 4x प्लस 1/x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, 17 में ऐड करेंगे 2ab, जिसमें a कितना है 4x है और b कितना है x है, और अंडर रूट होगा। देखिएगा x कटेगा, 4 दूनी 8, 8 और 17 25 होगा, और 25 का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 5 आंसर होगा। तो थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि 4x प्लस 1/x बराबर कितना है 5 है, बट यहां भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड यूज कर लिया कि आपसे इस क्वेश्चन में मात्र पूछ रहा है कि 6x माइनस 15/4 का स्क्वायर क्या है। तो दोस्तों ध्यान से एक बार समझिएगा, मतलब थोड़ा अपडेटिंग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे तो क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपको इधर लिखा है कि 6x माइनस 15/4 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर कितना होगा 36x² प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 16। उसके बाद देखिएगा माइनस 2ab यानी कि 6x इंटू 15/4। अब यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो 36x² प्लस 225 अपॉन 16, और यहां इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 से 45 यानी कि माइनस का 45x बचेगा। ओके, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहां पे हम फिर से एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 4x² माइनस का 5x प्लस का 1 = 0 होगा। अब आप जब इसको और उसको अगर काउंटिंग करेंगे तो बेसिकली देखिएगा ये 9 चौके 36 और ये 36x² है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां जब हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे 36x² माइनस का 45x प्लस 9 बराबर 0 होगा। अब हमें आंसर जो चाहिए वो इसका आंसर चाहिए, और यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या बन पा रहा है 36x² माइनस 45x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे फर्क जो दिख पा रहा है वो केवल 9 का दिख पा रहा है कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 225/16 है। तो हमें क्या करना है, इस 9 की जगह 225/16 बनाना है। अब उसके लिए देखिए आप बेसिकली सोच सकते हैं कि यानी इस 9 की जगह 225/16 अगर आप बनाएंगे तो इसमें कुछ दोनों तरफ ऐसा ऐड कर दीजिए ताकि ये 225/16 बन जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 225/16 और 9 का जो अंतर होगा वो ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ जो भी है। या फिर एक काम कर सकते हैं आप दोनों तरफ 225/16 ऐड कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट से भी आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए इसका कैलकुलेशन आप आगे बढ़ाएगा और उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आप निकाल पाएगा, बहुत इजीली प्रोसेस से क्वेश्चन बन पाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एक टिपिकल क्वेश्चंस के मेथड में शामिल कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो देखिए थोड़ा सा मैंने आखिरी प्रोसेस में होल्ड रखा है जिसका कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। इसके बाद हमने 12 क्वेश्चन तक का प्रोसेस में देखा है, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए सेकंड वीडियो और बनाएंगे और उनमें भी रेगुलर प्रोसेस आपका बनता रहेगा। साथ साथ देखिए इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, मतलब थोड़ा सा आप एनर्जी दिखाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट केवल इतना बोलते हैं कि सर क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ पाता है, तो देख के ही छोड़ देते हैं, ट्राई नहीं करते। देखिए एग्जाम में अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली यही करना पड़ेगा कि इन टाइप के क्वेश्चनों में आप अपना दिमाग लगाएं ताकि आप क्रिएटिव बन पाए और अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस को आप खुद के दिमाग से सोच पाए। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।